नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लाखों कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी उम्मीदें आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पूरी कर दी हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया गया है और इसकी जानकारी बाकायदे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे भी दी है। साथ ही देश में जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से जिस बात की घोषणा का इंतजार उन्हें था, उस पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर भी लग गई है। 8वां वेतन आयोग वो समिति है जो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी, भत्ते और दूसरे आर्थिक फायदों से जुड़े फैसले लेती है। कुल मिलाकर देश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये खबर बेहद अच्छी है और उनके लिए सैलरी और पेंशन बढ़ने का रास्ता खुलने वाला है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा की राजनीतिक ज़रूरत थी या फिर नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच है? मंथन में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये सवाल है कि वेतन आयोग का ऐलान हो गया है और वेतन आयोग के ऐलान के बाद क्यों ये ज़रूरी था, क्यों ऐसा किया गया, कर्मचारी हित में या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी है, क्या कोई राजनीतिक कारण है? आठवें वेतन आयोग को मंजूरी क्यों है जरूरी? मंथन में आज इस अहम विषय पर चर्चा करें। बहुत सारे विषय आज थे चर्चा के लिए, लेकिन जब हम इस चर्चा की तैयारी कर रहे थे अपनी टीम के साथ में, उसी वक्त ये फैसला आया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है और ये 2026 में लागू होगा। आयोग अपना काम करेगा, वेतन भत्तों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, सिफारिशें सरकार को देगा। उसके बाद सरकार फिर फैसला लेगी कि ये जो वेतन और भत्ते कब से किस स्थिति से दिए जाने हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी खबर है राज्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और एक बात साफ तौर पर ये बता दूं कि जब केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ता है तो फिर राज्यों में भी दबाव पड़ता है। अमूमन घुमा फिरा कर राज्यों में भी ये वेतन आयोग लागू करने पड़ते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन का फायदा देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। इसमें केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय, विभाग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 49.18 लाख है और सेना, रक्षा और अन्य जो कर्मचारी हैं ये इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही भत्तों और इसमें भी इजाफा होगा। 65 लाख तकरीबन करीब पेंशनर हैं, जिनकी एग्जैक्ट संख्या है 64,89,000 करीब ये पेंशनर हैं। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारा वो फ़ायदा होगा। इनमें वो रिटायर कर्मचारी भी शामिल हैं जो अलग अलग सरकारी विभागों से रिटायर हैं। नए वेतनमान का फ़ायदा इनको भी मिलेगा। दिल्ली के 4 लाख कर्मचारी भी इस वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ ले पाएंगे। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो लागू की जाएंगी वो 2026 से लागू की जाएंगी। इससे पिछला वेतन आयोग जो साल 2016 में लागू हुआ था, उसके तकरीबन 10 साल बाद ये लागू होता है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 तक लागू रहेंगी। तो ये स्पष्ट हो गया, जैसा कि मैं कह रहा था, कि 16 वाले आयोग की सिफारिशें उसके अनुसार 2026 तक वेतन मिलेगा और उसके बाद फिर जो 8वां है उसके अनुसार ही होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। सुनिए उनको। ये सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है
उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7 तो बहुत सारी बातें हैं, और जब वेतन बढ़ता है तो फिर चेहरे पर रौनक आ जाती है ज़बरदस्त तरीके से। और सरकारी डिपार्टमेंट में वेतन भी समय से मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो सरकारी कर्मचारियों के बहुत बड़ा लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है, और कितनी सैलरी बढ़ेगी ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, जन उपयोगी जानकारी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको एम्पावर करने वाली जानकारी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सैलरी बढ़ेगी। एक मोटे तौर पर एक जानकारी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अभी मुझे दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिनको हम प्यून कहते हैं, चपरासी कहते हैं, वो भी 80-85 हज़ार के अल्ले पल्ले पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी सुखद होता है कि किसी जो कर्मचारी को एम्पावरमेंट मिलता है, और आर्थिक एम्पावरमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये आप कल्पना कर लीजिए कि ये एक जो जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करते हैं, सरकार नियुक्त करती है, वो 80-85 हज़ार रुपये अगर महीने वेतन पाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है। तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, और हर 10 साल में रिवीजन होता है, वेतन आयोग बनता है। 16 में जो 7वां आयोग था, और जब छठे वेतन आयोग के बाद से चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों चाहे राज्य कर्मचारी हों, उनके चेहरों की रंगत बदली, उनके रहन सहन बदले, उनकी क्रय शक्ति बदली, बहुत सारी चीज़ें बदली, और बहुत ठाट बाट के साथ अब वो अच्छी खासे जो संसाधन है वो जुटाकर जीवन जी रहे हैं, और अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई बच्चों को भी करा पा रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात है। उन केंद्रीय कर्मचारियों को अग्रिम शुभकामनाएं, और राज्यों को भी ये मिलेगा क्योंकि ऐसी व्यवस्था होती है। अब हमारे साथ कुछ बहुत ही जानकार लोगों को आज इस चैनल के कार्यक्रम में हमने जोड़ा है। अनिल उपाध्याय प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, जैसा कि मेरी जानकारी है। वीपी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन हमारे साथ जुड़े हैं। वीपी मिश्रा जी बहुत जुझारू नेता हैं कर्मचारियों के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हयात उमर साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। हयात भाई आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वीपी मिश्रा साहब से ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, चूँकि ये बहुत ही जन उपयोगी है, और लगभग 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों के, और इनका अगर जोड़ें तो ये बहुत लगभग 4-5 करोड़ लोगों को ये प्रभावित करेगी। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन अफसोस है कि जब ये खबर आई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किसी भी राष्ट्रीय मीडिया में ये प्रमुखता से खबर नहीं उठी, और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता हम के न्यूज़ इकलौते ही चैनल होंगे जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस पर। वीपी मिश्रा साहब, छठवें वेतन आयोग के बाद से स्थितियां सुधरना शुरू हुई, जैसा कि देखने में आया, और अब 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर क्या आपका नज़र है, आपकी क्या इसका क्या नज़रिया इसको लेकर आप रखते हैं? वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग का आज घोषणा हुई है जी। इसके पहले 7 वेतन आयोग घोषित हुए थे। तो ये इसका नियम यह है कि 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है जी। पिछला 2014 में माननीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह सरकार ने, वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया था, एक सबके प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय राहुल गांधी से मुलाकात की जी, और ज्ञापन दिया। उस पर जो है हमने कहा कि वेतन आयोग 1/1/16 से लागू होता है, तो अगर 2 साल पहले गठित हो जाए तो 1/1/16 से मिल जाएगा, नहीं तो वो 2 साल बाद मिलेगा।
जी तो जी। 7वें वेतन आयोग की घोषणा पहली बार 1/1/14 से हो गई और 1/1/16 से वो लागू हो गया। इस बार भी 2026 में लागू होना है। तो हम लोगों ने कैबिनेट सचिव माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया 3 बार। माननीय राजनाथ सिंह को हमारे 20 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल ने और केंद्रीय कर्मचारी संगठन के मिले और बात की। हमने कहा कि इसको गठित कर दीजिए जिससे 2026 में इसको लागू हो जाए। फिर उसके बाद अभी विगत माह कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से ही। तो उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया, ज्ञापन दिया। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे। ये हर 10 साल बाद वेतन आयोग गठित होता है और ये ड्यू हो गया है। 24 में ही गठित हो जाना चाहिए था, लेकिन 24 में नहीं हुआ, जनवरी में अब जाके किया है। तो हमने इसका माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है, माननीय राजनाथ सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया है, माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि ये आपने इसको घोषित कर दिया और देश भर के कर्मचारियों को, केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के साथ न्याय करे, निर्णय कैबिनेट आयोग करेगा। और जो इसका जो फार्मूला है उसमें होता है कि जितना डीए इसमें मिल रहा है पूरा डीए मर्ज हो जाएगा और उसके बाद वेतन आयोग तय करता है कि कितने % की महंगाई को देखते हुए कितना % वेतन में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। तो वो जो रिपोर्ट देता है उस पर कैबिनेट फैसला करती है। फिर उसके बाद जब भारत सरकार में इसका जियो जारी हो जाता है तो फिर राज्य सरकारें भी उसको ऑप्ट करती हैं और वर्तमान में लगभग सभी राज्य सरकारें इसको ऑप्ट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सभी राज्यों को मिलेगा इसका लाभ। और वर्तमान हालत में जो महंगाई बढ़ी है, निरंतर बढ़ती जा रही है, उससे मिडिल क्लास परेशान है। मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए उसके परिवार को राहत देने के लिए महंगाई से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इसको देखते हुए अभी तो आयोग का कौन अध्यक्ष होगा और अभी इसका अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस चेयरमैन बनेंगे वो कर्मचारियों को न्याय देंगे। खास तौर से न्यूनतम वेतन और मध्यम श्रेणी के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। विगत आयोगों में देखने को मिला है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को कम लाभ मिलता है और ऊपर के जो बड़े अधिकारी हैं उनको ज्यादा लाभ मिलता है। यह अनुपात हम कोशिश करेंगे, संगठन हमारा इससे कोशिश करेगा, हम इसकी जो न्यूनतम वेतन वाजिब निर्धारित हो महंगाई को देखते हुए और जो मिडिल क्लास के कर्मचारी हैं उनका भी जो वाजिब वेतन मिले, जिससे कि देश भर के कर्मचारियों का परिवार अपना जीवन ठीक से चला सके। ठीक बात है। आज जो महंगाई है उसमें बहुत दिक्कत है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की सामग्री हर चीज महंगी हो गई है। तो हर कर्मचारी लगभग लोन कर्जे पर चल रहा है। ठीक बात है। इसलिए हमें उम्मीद है कि 60वां वेतन आयोग कर्मचारियों के साथ, देश के करोड़ों कर्मचारी परिवार के साथ न्याय करेगा। और इसके लिए हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, वित्त मंत्री जी को और कैबिनेट सेक्रेटरी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने फैसला इसको लिया और आशा करते हैं इससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बीपी मिश्रा साहब ने कही कि ये 2014 से ये स्थितियां शुरू हुई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 साल पहले आयोग का ऐलान किया था और वो समय से लग गया, क्योंकि पहले बहुत देर होती थी, बहुत समय लग जाता था, तो जब से मिलना कर्मचारियों को नहीं मिल पाता था। उसी परंपरा को आगे कायम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको 2 साल पहले ही इसका ऐलान कर दिया है। तो उम्मीद है कि 26 से लागू ही हो जाएगा। लेकिन 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। एक तो बीपी मिश्रा साहब ने कहा कि जो छोटे कर्मचारी हैं, पूर्व के आयोगों की
का जो अनुभव रहा है वो छोटे कर्मचारियों को लाभ के बजाय इसका जो मलाई आयोगों की काट ले जाते हैं सिफारिशों की, वो ऊंचे पदों पर लोग काट ले जाते हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण कही है कि महंगाई बहुत है। ये दोनों बिंदु अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत, धन्यवाद। ये जो अगला सवाल मेरा है अनिल उपाध्याय से, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ भामस के। अनिल उपाध्याय जी, आयोग को लेकर एक तो आपकी पहली टिप्पणी कि आयोग वेतन आयोग का ऐलान हो गया है। दूसरी बात, जैसे वीपी मिश्रा साहब ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, बहुत मुश्किल है, कर्मचारी कर्जों में डूबा है। वास्तव में क्या महंगाई तो सरकार स्वीकार नहीं करती कि महंगाई बढ़ गई है? अनिल उपाध्याय। हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, आप बोले फिर उसका जवाब। हाँ, बोलिए, शुरू करिए। जी, जैसे अभी कुछ बातें आई, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा गठन करने की घोषणा की है, कैबिनेट में उसकी मंजूरी हुई। जैसे कि आपको बता दूं कि पीछे अगर आप जाएं पे कमीशन को, 5वां, चौथा सभी गठित होते थे और गठित होने के 4-4 साल, 5-5 साल लगते थे। 4-4, 5-5 साल बाद रिपोर्टें आती। 2014 में जैसा कि अभी आया कि 2014 में पे कमीशन का गठन हुआ, वो एक राजनीतिक स्टंट था कि सरकार जा रही थी इलेक्शन में अपने कर, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान सरकार आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टाइम से 1 जनवरी 2016 को से लागू किया। अभी 8वां पे कमीशन था, भारतीय मजदूर संघ बार बार कह रहा था और एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था पूरे देश में कि यह सरकार पे कमीशन नहीं देगी, पे कमीशन खाने जा रहे हैं, डीए खत्म हो रहा है, ऐसा नैरेटिव चलता है। लेकिन पे कमीशन, मैंने लोगों से कहा कि जब पहले पे कमीशन गठित होते थे तो उस समय ना तो ये इस तरीके के डेटा थे, ना ही कंप्यूटर था, ना इंटरनेट इतना तगड़ा था। आज ऐसा हो गया कि पहले रिपोर्टें आती थी, रिपोर्टें मांगी जाती थी, 6 महीने में रिपोर्ट आती थी, फिर उनकी रिपोर्ट, फिर एक वार्ता होती थी। आज क्या है, नेट पे डाला, उन्होंने तुरंत किया, सबको भेज दिया, सबका ले लिया। मैंने लोगों से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पे कमीशन जो कहा जा रहा है कि पे कमीशन नहीं मिलेगा, पे कमीशन भारतीय मजदूर संघ निश्चित दिलाएगा। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे संगठन सबने सरकार से कहा, सरकार ने हमें आश्वस्त किया। आज भी जब आप देखिए, कैबिनेट के एजेंडे में ये पॉइंट नहीं था, लेकिन हमारा भारतीय मजदूर संघ का दबाव था और संगठन ने उसको कहा था। आज प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। ठीक है, इसको राजनीतिक स्टंट बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहां हम ट्रेड यूनियन की दृष्टि से अगर नहीं, राजनीतिक स्टंट अगर आप 14 को कह रहे हैं तो इसको भी लोग बोलेंगे। किसी के मुंह पे हम टेप नहीं लगा सकते, तो बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर 14 राजनीतिक स्टंट था तो 25 भी राजनीतिक स्टंट कहेंगे लोग, क्योंकि आप वो काम है वो तो कहेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली कर्मचारियों का लाभ होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को भारतीय मजदूर संघ बार बार कह रहा, 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन लग जाना चाहिए, ऐसा कर्मचारियों का। दूसरी बात, अभी एक बात आ रही थी, पूरे देश में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब मिलाकर के 2.25 करोड़ लोग काम करते हैं। टोटल पॉपुलेशन का, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र, 2.25 करोड़ के लगभग सरकारी कर्मचारी हैं। उस 2.25 करोड़ को अगर 1.25 करोड़ में हटा दीजिए, 50 से 60 करोड़ मजदूर और कर्मचारी काम करने वाला है, काम करने के लिए निकलता है। सरकार ने जो अभी किसानों को, पटरी दिहाड़ी को, मनरेगा को, तमाम लोगों को शामिल किया है। उस शामिल करने के बाद अगर आप देख लीजिए तो आज 80% से 85% लोगों को मिलना चाहिए। महंगाई की मार केवल 2.25 करोड़ पे नहीं पड़ रही, पूरे पर पड़ रही। भारतीय मजदूर संघ बार बार कहता है कि इनके लिए पे कमीशन घोषित करिए, उनके लिए भी व्यवस्था करिए। हम उसकी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास केवल यही नहीं रह गए, 94% लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र से। 6% लोग के करीब हैं जो संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो संगठित क्षेत्र का तो हम काम करते हैं, 94% को कौन ध्यान देगा?
इसकी भी भारतीय मजदूर संघ ठीक बात है, आगे बड़ी जो- बात है, बड़ी बात। अनिल उपाध्याय, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं, अभी आता हूं, चूंकि बारी बारी सभी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। फैक्टर जो पीछे आया है उस फैक्टर को रहना ही चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है, अगर देश विकास की तरफ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उस महंगाई के अनुपात में हमको क्या मिल रहा है, ये जो बास्केट है उस बास्केट को चेंज करना चाहिए। जो बास्केट में 300 कमोडिटीज को डाला है, उन 300 कमोडिटीज में आज वो एब्सलीट हो गई हैं। आज हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों को उस कमोडिटीज में, उस बास्केट में डालेंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा। इसलिए आज हमारी महंगाई कम आती है। तो इन कर्मचारियों को अच्छा फैक्टर मिले, अच्छी पेमेंट आए, इसके लिए भी भारतीय मजदूर संघ पूरा प्रयास करेगा कि हम उसके ठीक है, ठीक है अनिल उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस बीच दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हरिकिशोर तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। दोनों बड़े क्रांतिकारी कर्मचारी नेता हैं, दोनों का स्वागत। लेकिन बारी हयात उमर की है, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब, दो महत्वपूर्ण कर्मचारी नेताओं ने बात की। बीपी मिश्रा साहब ने 2014 का हवाला दिया, और अभी अनिल उपाध्याय ने बातें कही कि भाई 25 में उनके संगठन ने दबाव बनाया, कैबिनेट नोट में भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको किया। धन्यवाद, सभी धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि ये अच्छा काम हुआ है। लेकिन महंगाई एक बड़ा विषय है। 1.25 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जो 300 कमोडिटी हैं बास्केट में, उसकी अब वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब नए सिरे से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसी वजह से महंगाई कम आती है सरकारी आंकड़ों में, वास्तव में जमीन में महंगाई ज़्यादा है। हयात उमर साहब, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी जी, आपको आवाज आ रही है भाई? जी बोलिए। जी, देखिए, अभी अनिल जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। बात यह है कि सरकार वेतन आयोग तो ला रही है, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें जिस आधार पर लागू होंगी वो होता है महंगाई सूचकांक, इंडेक्स। जो हमारा जो इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस पर उसकी सिफारिशें होती हैं। तो जो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स ही गड़बड़ है, उसमें वास्तविक महंगाई और जो इंडेक्स महंगाई दिखा रहा है, जो उसमें बड़ा डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएगा कल को चुनाव वेतन में। 8वें वेतन आयोग या किसी भी वेतन, 7वां वेतन आयोग हो, उसका जो प्रभाव होता है, ये बात सही, उसका सीधा लाभ तो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, निगमों को मिलता है, लेकिन उसके दूसरे और भी व्यापक प्रभाव होते हैं। राज्य सरकारें इसके बाद अपना फिर से अपने वेतनमानों को रिव्यू करती हैं, उसी के अनुपात में उनको राज्य कर्मचारियों को फिर बाद में मिलता है। फिर इसी का आफ्टर इफेक्ट होता है कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके भी पेज और ड्यूज जो होते हैं वो रिवाइज होते हैं। लेकिन इन सब में जो उन्होंने, अखिलेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि आप समस्त सारे कर्मचारियों का, और यहां तक कि अगर मैं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी जोड़ लूं, मैं कारपोरेट को भी जोड़ लूं, तो टोटल जो बैठेगा वो आंकड़ा करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का, और 4 से 5 करोड़ लोगों का, कर्मचारियों का बैठता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जिनका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो जनरेशन जेड के कर्मचारी हैं, यानी जो अभी नए 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल का युवा, एक सामान्य युवा जिस तरह के कार्यों में जा रहा है, जैसे कि डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, जैसे कि आपका ई कॉमर्स है, जैसे कि आपका ओला ऑटो जैसे आपके एग्रीगेटर सर्विसेज हैं, इनको रन कर रहा है, इसका कहीं पर उनको कोई सामाजिक सुरक्षा, कोई आयोग कुछ नहीं मिला हुआ है, कहीं से कोई वो नहीं है।
केंद्रीय कर्मचारी आयोग तो देखिए, केंद्र के कर्मचारियों को और वेतन मिले और अच्छा वेतन मिलेगा तो और अच्छा टैलेंट आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक पढ़ा लिखा होनहार युवा कल को बाहर निकल रहा है तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो निजी क्षेत्र में जाए या सरकारी क्षेत्र में जाए। तो अगर निजी क्षेत्र उसको 4 गुना 5 गुना वेतन सरकारी क्षेत्र से दे रहा है तो वो यहाँ क्यों आना पसंद करेगा, वो निजी क्षेत्र में सेवाएं देगा। तो सरकार को अगर अच्छा टैलेंट चाहिए तो अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी, अच्छे शर्तें भी देनी पड़ेगी। पेंशन का बोझ अब किसी भी सरकार के ऊपर रह नहीं गया है, पेंशन का खत्म हो गया है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें अभी तो सामने आई नहीं, अब तो गठन हुआ है, जब 2 साल बाद सामने आएंगी तो उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे मनरेगा का रिवीजन है, बहुत सालों से नहीं हुआ है, या हमारा सामान्य दिहाड़ी मजदूर यानी जो लेबर कंस्ट्रक्शन लेबर है, वो आज से 4 साल पहले भी 400 से 500 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पा रहा था, और आज भी वो 2026 में भी 400 से 500 रुपए की प्रतिदिन की दिहाड़ी पा रहा है। तो ना तो उसके काम के शर्तें उसमें कहीं पे शामिल होती है, ना उसके काम के घंटे निर्धारित है, उसकी दिहाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो सरकार को 8वें वेतन आयोग के साथ साथ इन सब चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हयात साहब ने कही हैं। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन काम तो ये बहुत अच्छा ही हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। 2 साल में आयोग सिफारिशें देगा और फिर 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक भत्ते मिलने लगेंगे और पेंशनर्स को इनका भी लाभ बहुत मिलेगा। हमारे साथ कई महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे रुख भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा की तरफ करेंगे। शर्मा जी, अब तक की चर्चा में कर्मचारी नेताओं ने सभी ने इसका स्वागत ही किया, अच्छी बात है, और अच्छे कदम का स्वागत करना भी चाहिए दिल खोल कर। अगर कोई ख़राब बात है तो उसको भी दिल खोल कर उसकी निंदा करनी चाहिए और अच्छे कदम की बहुत प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो लेकिन 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि वो कह रहे हैं कि एक तो इस तरह के आयोगों में पूर्व का अनुभव रहा है कि कर्मचारी जो रहते हैं वो जो लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको उतना लाभ नहीं मिलता जो न्यून वेतन वाले लोग हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं मलाई काट लेते हैं। एक दिक्कत यह है। दूसरी बात, वीपी मिश्रा हों चाहे अनिल उपाध्याय हों, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, और वो जो महंगाई तय करने वाला जो मीटर है आप लोगों का, सरकार का मतलब, वो खराब हो गया है, गड़बड़ा गया है। इस मीटर को ठीक कराइए ना शर्मा जी। जय श्री राम दुर्गेंद्र भाई। नमस्कार, जय श्री सभी राम। फेलो पैनलिस्ट को, सीनियर पैनलिस्ट को, सभी को जय श्री राम। देखिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आदरणीय अनिल जी ने बहुत ही डिटेल में और लॉजिकल चीजें बोली हैं कि किस तरीके से पिछली सरकारों ने डिले किया और सरकार ने समय पे आयोग का गठन किया है, और हमारी नीयत है कि हम समय पर उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और मोदी सरकार ने और एनडीए सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया है, तो करोड़ों कर्मचारियों में इससे, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी हैं, खुशी की लहर है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, काम करता हूँ और एक एमएनसी में काम करता हूँ। तो हमें भी खुशी है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक डायरेक्शन सेट की है, और वो डायरेक्शन ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बल्कि फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी सेट होती है कि भाई गवर्नमेंट में इस तरीके से रिवीजन हो रहा है, और आपके पास जो टैलेंट है तो आपको भी इक्वली क्या उस लाइन में पे करना पड़ेगा। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई एक होता है कि महंगाई बढ़ना, आप एज ए इकोनॉमिक बात करोगे तो एक सर्टेन लेवल ऑफ महंगाई बढ़ना भी जरूरी है। अगर वो नहीं बढ़ती तो जो इकोनॉमिक हैपनिंग है वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, ठप हो जाती है, और उससे विकास दर भी रुकती है, और लोगों को जो उन्नति होनी है या मतलब उनका जो इंक्रीमेंट होना है वो भी रुकता है। क्योंकि अभी अगर 8th पे कमीशन आएगा और उससे और लोगों को पैसा मिलेगा तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो कुछ चीजें तो इस तरीके से आप जाते हैं। लेकिन दूसरा जो मैं बोलूं कि महंगाई वास्तव में अंडर कंट्रोल रही है। आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 10 या 10.5 साल देखिए,
तो महंगाई, अब जो सबसे बड़ा जो इन्फ्लेशन है पूरे विश्व में वो है फूड इन्फ्लेशन। वो भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने समय से पहले इस चीज को समझा कि अब महामारी आई है और महामारी में जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उन्होंने जो अनाज सड़ जाता था, खराब हो जाता था और कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं देती थी उसको, या फिर अपने शराबी या शराब के व्यापारियों को दे देती थी, आज वो गरीबों की थाली में जा रहा है। अब गरीब उसको खा भी रहा है, नहीं खा रहा है तो अपने जानवरों को खिला रहा है, तो उससे जो बाजार में जो डिमांड है अनाज की वो कम हो गई। बल्कि कुछ लोग अगर उसको सेल आउट भी कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और उससे जो डिमांड है वो कम होने की वजह से फूड इन्फ्लेशन भारत में नहीं है। आप कहीं भी किसी भी देश को देख लो, आज बड़े से बड़ा देश, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो या हमारे पड़ोसी देश हो, वहाँ फूड इन्फ्लेशन पीक पे, लेकिन भारत में नहीं है। अगर जो बेसिक आटा जो आम लोग खाते हैं उसको देखोगे तो उसके रेट नहीं बढ़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो अच्छी पॉलिसी है, जन कल्याणकारी पॉलिसी है, उसकी वजह से हुआ। कुछ चीजों में इन्फ्लेशन हुआ, जैसे फ्यूल है, फ्यूल इंटरनेशनली कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फ्यूल की सप्लाई लिमिटेड है, कहाँ से फ्यूल ले सकते हैं कहाँ से नहीं ले सकते, ईरान पे रिस्ट्रिक्शन हैं हमने, लेकिन वो भी हमारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो स्ट्रॉन्ग सरकार है उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्राइसिस समय में भी भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और हम लोगों ने यूएस से भी फ्यूल खरीदा और रशिया से भी फ्यूल खरीदा। अगर हमारी सरकार कमजोर होती तो अमेरिका के दबाव में आ जाती, रशिया से फ्यूल नहीं खरीद पाती, तो फिर औने पौने दामों पे वही फ्यूल हमें अमेरिका से खरीदना पड़ता। लेकिन अब इस सिचुएशन में भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया और उसका प्रभाव ये है कि एक माइनर इफेक्ट तो आया फ्यूल का, लेकिन एक मैसिव इफेक्ट हमारे कंज्यूमर्स पे या हमारी ठीक है। जनता पे नहीं आया। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखिए, वो लगातार सस्ते होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन है, टीवी है या और भी इलेक्ट्रॉनिक या लैपटॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि जो वो टेक्नोलॉजी है अब वो हमें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट। अब हम भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, भारत में असेंबल कर रहे हैं, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आज मोबाइल का सबसे बड़ा हब भारत बन रहा है, चिप मेकिंग का, चिप का हब आज भारत बन रहा है। भारत पहले आज से लगभग 10 साल पहले सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए जाना जाता था। जैसे हम लोग सर्विस करते हैं, सर्विस मीन्स आईटी इंडस्ट्री में, तो सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए हम लोग जाने जाते थे, लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाने जाते हैं, असेंबली के लिए भी जाने जाते हैं और जो हार्डवेयर है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक तो है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल है उस पर भी बहुत ही कम है, बल्कि माइनस में उनके रेट्स गिर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हायर हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि महंगाई कंट्रोल में है, कंट्रोल तरीके से बढ़ी है। उसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि किसी पे इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ वर्ग पे इफेक्ट हुआ, तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी योजनाओं के तहत उसको कंपनसेट किया, चाहे वो फ्री राशन की योजना हो, घर घर टॉयलेट बनाने की योजना हो, पीएम किसान के माध्यम से किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की योजना हो, गरीबों को घर देने की योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत गरीबों को अपनी जमीन जायदाद ना बेचनी पड़े, अपनी जो उनकी बचत है वो ना खराब करनी पड़े। तो उसके लिए जो उन्होंने हेल्थ की गारंटी दी है, इन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो एक कंट्रोल महंगाई है उसकी इम्पैक्ट ठीक है शर्मा जी, गरीबों पे मिनिमम किया है, ठीक मिनिमाइज बात है, किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात शर्मा जी ने कही। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। हरिकिशोर तिवारी की तरफ रुख करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के। तिवारी जी, एक तो ये छठे वेतन के बाद जैसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी और फिर अब 8वें तक हम लोग आ पहुँचे हैं, तो अभी वीपी मिश्रा साहब ने कहा कि कर्मचारी बहुत संकट में है, दिक्कत में है, कर्ज में है, परेशान है और महंगाई बहुत है। शर्मा जी कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल कंट्रोल तरीके से बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और महंगाई तो दुनिया भर में है। कर्मचारियों को लेकर एम्पावर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप ये आज आयोग की घोषणा भी कर दी गई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देंगे सरकार को या मोदी जी के लोगों को जिन्होंने इसको 8वें वेतन आयोग को समय से अभी लाए हैं और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में के लिए एक कमेटी बनाई है उन्होंने। पहले भी ऐसा नहीं है, पहले नहीं हुआ, पहले भी 14 में हुआ था और उसके बाद 16 में लागू हो गया था। ये हम इस पे उदाहरण में नहीं जाएंगे कि साहब 4 बार पहले क्या हुआ था, 2004 वेतन आयोग में क्या हुआ था, लेकिन पिछले समय जो हुआ था और उसके तहत ही लगभग वैसा ही अभी हुआ। हाँ, ये इससे खराब लगता है कि जब इनके लोग यानी इनके मंत्री स्तर के लोग संसद में कहते हैं कि नहीं साहब किसी कीमत में विचार नहीं कर रहा इसके ऊपर। आपने सुना होगा, देखा होगा, हम लोगों के पास तो आता रहता है, जब इनसे पूछा जाता है प्रश्न कि क्या 8वें वेतन आयोग में विचार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, कोई विचार नहीं हो रहा है।
इसी तरह से आपने देखा होगा पुरानी पेंशन योजना के ऊपर इनके मंत्रियों ने बराबर कहा कि विचार नहीं करेंगे। तो अभी कोई हमारे भाई कह रहे थे कि भाई हम लोग बैठे और बैठकर हमने तय कर दिया, ये गलत है। जब तक माँ बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ कोई दूध नहीं देती, ये कटु सत्य है। अगर आपने ये संगठन बनाए इतने सारे, वो इसीलिए बनाए हैं कि हम आंदोलन करते हैं जो लोकतांत्रिक प्रदेश में, लोकतांत्रिक देश में निहित है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, काला फीता बांधिए, उसके बाद ये करिए, उसके बाद आंदोलन करिए, भूख हड़ताल करिए, उसके बाद रैलियां करिए, वो सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। करने के बाद बात होती है। पुरानी पेंशन में भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने रेलवे के आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे आंदोलन चलाए, तमाम रैलियां की, उसके बाद ही कमेटी बनी। सीतारमन जी जो कहती थी मैं सुनूंगी नहीं, उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी में हम लोगों की तमाम वार्ता होने के बाद में फिर उसको तय किया कि भाई कहां तक जाना है, कैसे जाना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी अच्छा रुख अख्तियार किया और अच्छा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने उसको जो हम लोग चाह रहे थे लगभग वैसा माना। हालांकि भाई आदेश नहीं आया, आदेश आएगा उसके बाद समीक्षा करके हम लोग फिर से बात करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी बनी, उसमें हम लोगों ने जब आंदोलन किया था 5 IAS थे और मैं खुद उस कमेटी में था और 2-2 महीने हमारी बात हुई जिसमें वो सरकार कहती थी नहीं भाई इसमें फायदा देंगे हम। उसके बाद में होता था कि नहीं भाई नुकसान है, उसके बाद में 14% कर दिया गया गवर्नमेंट का शेयर। तो ये कहना गलत है कि साहब बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। मांगना पड़ेगा, हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद में आपको एक बड़ी मेज मिलेगी, मेज पर आपको बात तार्किक रूप से रखना पड़ेगा। रखने के बाद ही तय होता है कि भाई कर्मचारी पक्ष बैठे। जैसे आपने देखा कि आपका किसान आंदोलन होता था, अब किसान आंदोलन जो करते थे उनसे बात ही नहीं पूछी जाती थी और जो नहीं करते थे उनसे बात पूछे, इसीलिए हल नहीं निकलता था उसका। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की हड़ताल होने जा रही है और एक दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोगों को बुलाया, संगठनों को, बोले भाई आप लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, आंदोलन पर नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं जाएंगे भाई? बोले ये इसलिए आंकड़े हैं कि इतना सारा नुकसान हो रहा है, इतना घाटा हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा हम लोग बिजली विभाग के नहीं है, हमारे वहां शैलेंद्र दुबे जी हैं और भी नेता तमाम सारे हैं, उनको आप बुलाइए और उनके साथ बैठकर 2 टूक बात करिए कि भाई वो आपका जवाब दे पाएंगे कि भाई घाटा सही है कि गलत है। तब आपसे बात होगी, तब नेगोशिएशन होगा कि गलत कह रहे हैं वो या सही कह रहे हैं। आप देखिए कि घाटा जो है वो तय होता है हायर अफसर से, नीचे से तय नहीं होता है। आपकी नीतियां अगर गलत बनेंगी, ऊपर IAS लोग गलत नीतियां बनाएंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे? नीचे वाले नहीं कर सकते उसको, उनको लागू करना है। तो अगर ऊपर वाले गलत नीतियां बनाएंगे तो हम कैसे कर लेंगे घाटे को, कैसे पूरा कर लेंगे? हम लोगों ने उस दिन कहा उनसे, हम लोगों ने कहा नहीं, अगर आप आंदोलन होगा उसके बाद भी आंदोलन होगा, अगर वो उनके साथ आप वो करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, उनको सस्पेंड कन्विक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश हम उनके साथ ले जाएं। तो ये सब है कि हम लोग भी उसमें जागरूक रहते हैं, जागरूक रहने के बाद 2 टूक बात करते हैं, इसीलिए हम लोगों को बुलाया जाता है और बैठकर बात होती है, निगोशिएशन होता है। लेकिन हम फिर भी ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन इसके बाद ये देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जब ये मिलेगा उसके बाद नंबर आएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कि वहां भी लागू हो। तो अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे जीबी पटनायक जी थे, उनको सबसे पहले 16 में बनाया गया, अध्यक्ष का चेयरमैन बनाया गया। 2 साल उन्होंने हम लोगों से वार्ता की और वार्ता करने के बाद उनको भंग कर दिया गया, फिर वृंदा स्वरूप जी को दे दिया गया। वृंदा स्वरूप उनकी सारी जितनी संस्तुतियां थी उनको कूड़े में डाल दिया गया और उसके बाद फिर एक आयोग बना दिया गया, वृंदा स्वरूप जी बनाने के बाद में फिर उन्होंने जो योजना, जो संस्तुतियां की, आज तक डब्बे के अंदर बंद है। हम समस्या हमारे सामने ये आती है कि केंद्र सरकार में तो हो गया, लेकिन वहां एक लिमिटेड पद है, उन पदों के सापेक्ष वहां पर कैलकुलेशन होकर रख दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि वहां से कोलिब्रेट नहीं करते हैं, वहां से अलग, उनके लिए हम लोग लड़ते हैं। जब अपनी बात कहते हैं साहब इसका वेतन मानिए, इसके बीच में ये, तो इसके बीच में रख दिया जाए। वो 10 साल तक नहीं सुना गया अभी तक हमारा। तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर वहां आता है तो उसको सहानुभूति पूर्वक उसी तरह से कमेटी बनाकर इसमें सबको सुना सबको जाता है, हमारे यहाँ भी सुना जाता है, लेकिन उसके बाद जो निर्णय हुए वो अभी उत्तर प्रदेश में ठीक से नहीं हो पाए। हम लोग आशा करेंगे कि इस बार जो इतनी तेज निर्णय हुआ है, अगर मोदी जी ने किया है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा और तेजी से लागू होगा। सबको बैठाल कर एक राय लेते हुए उसको ठीक से लागू कर दिया जाए। कितना देंगे, क्या देंगे, वो बाद में तय करने की बात है, लेकिन आयोग बन गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सरकार को कि उन्होंने आयोग बना दिया। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात हरिकिशोर तिवारी जी ने कही कि भाई अच्छी बात है, ये उत्तर प्रदेश में भी आए, अन्य राज्यों में भी जाए और कर्मचारी खुशहाल हों, तभी चीजें अच्छे से बढ़ेंगी। एक चीज और आपको बता दें कि जो पूरा पैसा जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च होता है वो कर्मचारियों के ऊपर 10% खर्च होता है। कर्मचारी 90% होते हैं क्लास 3 क्लास 4 के या आउटसोर्सिंग के सब मिला लें तो उनके ऊपर 10% खर्च होता है और 90% 10% लोगों के ऊपर खर्च होता है 90% पैसा। जो हायर अफसर होते हैं क्लास 1 क्लास 2 अथवा मिनिस्ट्रियल के लोग होते हैं, यानी मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्ट्रियल के लोग होते हैं, तो यहाँ 10% लोगों के ऊपर ही खर्च हो रहा है, यानी 90% लोगों के ऊपर 10% पैसा खर्च हो रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि इसके ऊपर हमारा जो ये भी कैलकुलेशन करेंगे, ये भी सूचकांक बनाएंगे, सब कुछ उसके ऊपर बनाएंगे,
लेकिन 90% के जो 10% लोग हैं उनको ज्यादा फायदा, जैसे पहले कहा किसी ने कि 10% लोगों को फायदा देने के लिए ज्यादा काम करते हैं बनस्पत के ये 90% लोग होते हैं। तो ऐसी सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो अल्प वेतनभोगी है, चाहे आउटसोर्सिंग के हों चाहे संविदा के हों, इनको भी उतना लाभ मिलना चाहिए जितना लोग। क्यों, आखिर क्या कारण है? उनको गाड़ी भी मिलती है, घोड़ा भी मिलता है, सब चीज मिलती है, बड़े बड़े मकान मिलते हैं, जहां ट्रांसफर जाते हैं वहां सब सुविधाएं मिलती हैं उनको। तो उनको अगर हमको 1.92 से मिलेगा तो उनको 2.63 से क्यों मिलेगा? उनको भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए जिस रेशियो में नीचे वाले लोगों को मिले। हमेशा ही हमारे साथ जाती हो रही। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात तिवारी जी ने अभी कही। प्रेम कुमार सिंह मेडिकल से आते हैं। प्रेम कुमार जी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। तिवारी जी ने कहा कि भाई वही है ना, जैसे देश में हो रहा कि भाई इतने % संसाधन केवल 5% लोगों के पास में है और बाकी 95% को निपटा दिया। उसी तरीके से वो कर्मचारियों में भी वो कह रहे हैं कि भाई जो 90% जो उसका खर्च है वो केवल 10% पे खर्च हो रहा है। तो ये तो गड़बड़ बात है। दूसरा, ये जो एक तरीके से आज सरकार ने घोषणा की है, एक आयोग, वेतन आयोग बना है, तो इसको लेकर आपका संगठन और कर्मचारी क्या रुख रखते हैं इसको लेकर? सर, कुल मिलाकर के पूरे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है जी, और वो माहौल ऐसा है कि एक संशय के जो बादल अभी तक छाए हुए थे वो कर्मचारियों को लगता है कि वो छट गए। अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विभिन्न प्रवक्ता और सरकार के विभिन्न लोगों के माध्यम से यही सुनने को मिलता था कि सरकार की 8वें वेतन लाने की कोई भी योजना नहीं है, और यह भी बताया जाता था कि कोई ऐसा फार्मूला सरकार लेकर आने वाली है जिससे नियमित रूप से वेतन बढ़ता रहता है। अब कभी भी वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। ये कर्मचारी समुदाय सुनते हुए और पढ़ते हुए एकदम निराशाजनक माहौल में था। अब अनिल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे हैं, अनिल उपाध्याय जी मुस्कुरा रहे हैं वो कह रहे हैं पता नहीं कहां से आप लोग कहां सुन लेते हैं। बड़ी बात मुझे आज ये इस आयोग के गठन से नजर आई कि जो लोग में संशय था और निराशा की ये बात थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये मुद्दे हैं कि कम वेतन का मुद्दा है, भत्तों का मुद्दा है, विभिन्न सारे मुद्दे हैं। आदरणीय तिवारी जी ने जो मुख्य मुद्दे उठाए वो सब हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे अब हल हो जाएं। अभी चेयरमैन का नामित होना है, सदस्य नामित होने हैं, बैठकों का दौर अभी प्रारंभ होगा और उसके बाद हम लोग अपने अपनी चीजें मांगे और आयोग के समक्ष रखेंगे, तो उससे कुछ निष्कर्ष अच्छे निकल के आए हैं। तो जो आज दिखाई पड़ रहा है कर्मचारियों में, मैंने भी बहुत जगह पर बात की, कर्मचारी जिलों में बात की, सभी लोग आशान्वित हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, केंद्र सरकार ने अभी किया और उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो दुगनी स्पीड से काम करेगी उत्तर प्रदेश में, और हम लोगों को ये लाभ भी केंद्र सरकार के तुरंत बाद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो दुर्गेश जी, बहुत ही अच्छा है और स्वागत है इस कदम का, और हम सभी कर्मचारी लोग इसका स्वागत करते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अभी हरकिशन जी ने कहा कि मिनिस्ट्रियल वालों को लाभ मिल जाता है, ऊंचे पदों वालों को लाभ मिल जाता है। अब वो वाला आप गोल कर गए, क्योंकि मिनिस्ट्रियल के नेता आप खुद हैं, तो आप वो वाला अपने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले कर्मचारियों की बातें नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि सब अच्छा है क्योंकि आपका फायदा हो रहा, आपकी एसोसिएशन का फायदा हो रहा, आपका हो रहा है, तो मिनिस्ट्रियल वालों को फायदा होता, ऊंचे वालों को फायदा होता। हाँ, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए तिवारी जी। तिवारी जो मिनिस्टर के साथ लगा हुआ है, यानी मिनिस्टर का मतलब है मिनिस्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है और उनके जो लोग हैं उनके ऊपर खर्चा होता है, इनसे मतलब नहीं हमारा। अच्छा, तो हमारे साथ आते हैं। नहीं, मैं गलत समझ गया, हमारे यूनियन में सब लोग हैं, हम लोग तृतीय इनके लिए नहीं कहा आते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल कैडर है मेडिकल का, तो उसमें ही आते हैं, और हम लोग भी आदरणीय तिवारी जी के उसमें संगठन के साथ कार्य करते हैं। अच्छा, मिनिस्टर से इनका तात्पर्य था कि भाई तिवारी जी ऐसा कहना चाह रहे थे। हमें लगा कि मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को भी कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। कोई बात नहीं, नहीं उनसे था। ठीक बात है, ठीक बात है। तिवारी जी को लगा कहीं संगठन में ही आपस में गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा क्लियर कर दो। नहीं, ऐसा होगा नहीं, सब आपस के लोग हैं हम लोग। मैं वीपी मिश्रा साहब के पास जाऊंगा। वीपी मिश्रा साहब बड़ी देर से मंथन कर रहे हैं। वीपी मिश्रा साहब, मैं आ रहा हूँ, अनिल उपाध्याय आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। वीपी मिश्रा साहब काफी देर से मंथन कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। मिश्रा जी, घूम फिरकर चर्चा फिर वहीं पर आ गई, चूंकि अंतिम पड़ाव में चर्चा पहुंच गई है, कुछ ही मिनटों में इसे खत्म करना होगा, हमारी मजबूरी है। अभी एक बात महंगाई को लेकर आ गई, बीजेपी के नेता ने जो बातें कही वो भी आपने सुनी
कि भाई महंगाई नहीं है, कंट्रोल्ड है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया, सारी चीज़ें की, और महंगाई बढ़ती है तो तरक्की बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो कर्मचारी कहाँ प्रताड़ित है? कहीं नहीं प्रताड़ित है। महंगाई तो निरंतर बढ़ती रहती है। इस समय महंगाई बहुत है, और जो 20 रुपए की सब्जी मिलती थी किलो, वो 80-90 रुपए 100 रुपए मिल रही है। तो ऐसे ही एजुकेशन है, पढ़ाई का फीस ज़्यादा हो गया है, चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे हायर क्लास का हो, चाहे टेक्निकल क्लास का हो। तो महंगाई तो बढ़ती रहती है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और यह है कि महंगाई के हिसाब से जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके वेतन और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करनी पड़ती है, और ताकि बैलेंस बना रहे। आज हालत यह है कि मिडिल क्लास के लोगों को, जो मैंने कहा ना कि था कि ज़्यादातर सभी लोग कर्जे पर चल रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह से, वेतन से खर्चा नहीं बढ़ता। और जब आदमी कम मजबूत हो जाता है तो कुछ लोग उसमें गलत तरीके से अपनाने लगते हैं। लेकिन इसलिए महंगाई को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को निर्णय करना होगा कि जो वास्तविक महंगाई बढ़ी है, सरकारी आंकड़ा नहीं, कि वास्तविक महंगाई मार्केट में है, उसके हिसाब से कर्मचारियों को कितना वेतन होना चाहिए, कितने उनके सुविधाएं होनी चाहिए। और साथ ही जो निम्न वर्ग के लोगों की बात आई, जो असंगठित लोग हैं, उनकी भी देखने की जरूरत है कि वो कैसे जीवन कर रहे हैं। जैसे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इसमें कई लाख कर्मचारी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं जी। आउटसोर्स के कर्मचारी को 8,000 10,000 रुपये मिलता है, तो वो 8-10 हजार में, 8,000 में उसमें भी कुछ कट जाता है, उसमें वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? वो खुद भी अपनी रोटी नहीं चला सकते। तो उनकी भी हमने मांग कर रखी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को के लिए इनको नियमित करने की कार्रवाई की जाए, एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि वो उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके, उनके परिवार को हो सके। तो आज सबसे बड़ी समस्या जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिनको निम्न श्रेणी का कहा जा रहा है, उनकी समस्या बहुत बड़ी है। और इसके बारे में भी अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय राजनाथ सिंह को, वित्त मंत्री से बात की, तो हम जो वेतन समिति बनी थी उससे बात की कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी उनको न्यूनतम वेतन ऐसा मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को चला सके, उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनके सेवाएं सुरक्षित होनी चाहिए, उनका नियमित। आज एजेंसीज के माध्यम से उनको वेतन मिल रहा है। एजेंसी वाले वो जो 8,000 निर्धारित है, तो उसमें भी कटौती कर देती। तो और जब उनको रिन्यू करना होता है तो उसके लिए अलग पैसा मांगा जाता है। हमने कहा कि एजेंसी से समाप्त करके, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन करके, हड़ताल करके, माननीय श्रीमती मायावती जी के समय में, और हड़ताल करके, और 1.5 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करा दिया था, जो डेली बेस पर 20-25 साल से काम कर रहे थे। वैसे ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक नीति बननी चाहिए, नियमावली, कि इनको जो पद खाली है उनको उसमें वेटेज दे करके उनको नियमित किया जाए, ठीक बात, और उनका जीवन सुरक्षित रखा जाए। इसलिए समस्याएं बहुत है। अभी फिलहाल आज 8वें वेतन आयोग पर बात हो रही है। हम उसमें चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग में आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में भी चर्चा हो, उनके भी बातें सुनी जाए, कि उनके साथ न्याय किया जाए। ठीक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण इस समय है, जो कर्मचारियों के भारत सरकार ने हमदर्दी दिखाई है, अभी इसमें और भी समस्याएं हैं। पेंशन की समस्या है, पुरानी पेंशन को सैकड़े में और कुछ हजार में पेंशन मिल रही है एनपीएस के द्वारा, तो उसको मांग किया था हम लोगों ने, और वेतन समिति से जो बैठक भी हुई थी, और उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 50% वेतन पेंशन कर्मचारियों को लास्ट पे का 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ और सुविधाएं हैं, अभी उसका भी कुछ जिक्र नहीं हुआ है।
ठीक पर है, हम अभी लोग बहुत चर्चा सारी करेंगे चीजें जब अभी अभी नोटिफिकेशन अभी जारी हो आनी जाए। है मिश्रा जी, बहुत सारी चीजें अभी आनी है, बहुत सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। अनिल उपाध्याय जी, अभी वीपी मिश्रा साहब ने बहुत सारी बिंदुओं को उठाया है और मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे रेगुलराइजेशन का मामला है कि रेगुलर अगर कर देंगे तो नौकरियां देनी पड़ेंगी, नौकरियां देना इस समय बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। जी देखिए देखिए दुर्गेन जी, मेरा ये कहना है कि अभी सबसे पहला है कि 8वां पे कमीशन बैठा है, तो पीछे माथुर बैठे, वर्मा बैठे, जैसे भी जो इसका चेयरमैन बने उसकी सोच कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए। वो जस्टिस होते हैं, वो कई बहुत ऊंचे उससे होकर के आते हैं, उनकी ऐसा कोई चेयरमैन बनना चाहिए जिसकी सोच कर्मचारियों के प्रति हो। असंगठित क्षेत्र हो चाहे इस क्षेत्र हो, उसकी सोच कर्मचारियों के प्रति होनी चाहिए। दूसरा बात है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो चला है। हम लोग गाल बजाएं, भले गाल बजाने से कुछ नहीं होता। आज क्या है, ट्रेड यूनियन के अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा। हम अपने चरित्र को बदल करके मजबूत आए। आज अभी तिवारी जी ने कहा कि 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए हम पिछले पे कमीशन को की बातों को लागू नहीं करा पाए राजनीति में। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड यूनियन की कमजोरी है। क्यों नहीं लागू करा सकते? लागू करके लड़ना चाहिए, लड़ करके हमको लेना पड़ेगा। हम बैक हो जाते हैं, खाली नैरेटिव बना करके और माहौल तैयार करके हम पीछे होते हैं। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो या कोई हो, हमें कर्मचारियों के लिए काम करना है तो मन से लगना पड़ेगा। दूसरी बात है, ट्रेड यूनियन का जो चरित्र है वो बदले, उस बिना बदले होगा नहीं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इसका चेयरमैन बनवाएंगे, वित्त मंत्री जी जो चेयरमैन बनवाएंगे, वो चेयरमैन की सोच ऐसी हो, हमें जो फैक्टर पीछे मिला है उसी फैक्टर से ठीक फैक्टर दिया जाए, और जो पीछे हमारी ग्रेड पे की व्यवस्था थी वो ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि एसीपी में नुकसान हो रहा है। जब एसीपी लेते हैं तो 4 एसीपी जरूर कर दी, लेकिन केवल 1 इंक्रीमेंट का अंतर आता है। जब ग्रेड पे का था तो ग्रेड पे से हम लोग मुझे लगता है कि एक चर्चा और मुझे करनी पड़ेगी। अनिल उपाध्याय जी बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं, एक चर्चा जल्दी से और आयोजित की जानी चाहिए, इसको लेकर मैं कोशिश करूंगा। एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं प्रेम सिंह और हरिकिशोर तिवारी से लूंगा। तिवारी जी, अभी इस चर्चा को नया एंगल दे दिया अनिल उपाध्याय ने। वो कह रहे हैं ट्रेड यूनियन को चरित्र बदलना होगा। तो क्या पतन हुआ है ट्रेड यूनियन का? बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा जवाब। मैं समझता हूं कि अगर ये उपाध्याय जी देखें तो ये बताएंगे, अपने सोचेंगे कि मैंने तो कभी इनके आंदोलन नहीं देखा, इनके संगठन का आंदोलन आज तक नहीं देखा। हाँ, हम लोगों ने अभी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारा इतिहास बता पाया कि आंदोलन यही कितने बात आंदोलन कह रहा किए। हूँ, यही बात कह रहा हूँ। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है जो आपने कहा कि ट्रेड यूनियन को नहीं करना चाहिए। आपने कहा नहीं दो देखा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने किए हैं, अभी दिल्ली में किए है, उसके बाद कमेटी बनी आपके यहाँ से, अरे आपकी सरकार ने कमेटी बनाई हमारी, हमने और उसमें वार्ता हुई है, उसके बाद हल निकला है। इतना बड़ा हल निकला पेंशन मुद्दे पे हमारा। अरे तो आप लोग करो ना। अब अनिल उपाध्याय की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, आंदोलन आपको करना हो, क्यों आंदोलन करेंगे भाई? मैं दुर्गेन जी 17 नवंबर 2023 को भारतीय मजदूर संघ ने वहां पूरे संसद को घेरा, 1 लाख लोगों को लेकर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हम गलत नैरेटिव नहीं तैयार करना चाहते, हम लड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है 2-2 हाथ में करा दूंगा, किसी दिन आमने सामने करा दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि मेरे पास वक्त केवल 40 सेकंड का है, इसलिए माफी के साथ मैं दोनों को रोक रहा हूं। खेमचंद शर्मा, सरकार, तमाम कर्मचारी नेताओं ने अपनी अपनी बातें की हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी निकल कर आई जो आपको कम से कम सरकार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल किसी उसके दिमाग को बिल्कुल जंग करके कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो शाश्वत है, सत्य है, अद्भुत है, इससे थोड़ा हटके। खेमचंद नहीं, जरूर पहुंचाएंगे, हम पहुंचाते रहे, हम हमेशा फीडबैक लेते हैं, लेते रहते हैं। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद से एक गरीब परिवार से आते हैं, वो समझते हैं, वो हम और आप सबकी व्यथा समझते हैं, मिडिल क्लास की व्यथा समझते हैं, लोअर मिडिल क्लास की व्यथा समझते हैं, और अकॉर्डिंगली वो समय पे कदम उठा रहे हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब 8 पे कमीशन का रिजल्ट आएगा, मतलब उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, तो सभी लोग खुश होंगे और सबको एक अच्छा पे मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। प्रेम सिंह, एक छोटी सी टिप्पणी। आप अभी आंदोलन जो ट्रेड यूनियन का चरित्र बदलना पड़ेगा कि पीछे पीछे भागना पड़ेगा सरकार के कि अपनी फाइलें लेकर जाओ, कर्मचारी नेता काम करा लो और कर्मचारी अपना किनारे, ये चरित्र बदलना पड़ेगा ना प्रेम सिंह?
नहीं नहीं, आंदोलन का तो एक सामूहिक हित के लिए आंदोलन किए जाते हैं, और जो भी आंदोलन करता है, नेतृत्व है, वो उनको यही सोच रखनी चाहिए कि जो सामूहिक खुद है उसके लिए हम लोग कार्य करें और सिंसियरिटी के साथ कार्य करें, और मांगे तभी मानी जाती जब आंदोलन होते हैं। ठीक है, आदरणीय ठीक है, थैंक यू, बड़े बड़े ये हैं, धन्यवाद और धन्यवाद अच्छे आंदोलन किए हैं, इसमें कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। अब अंतिम टिप्पणी हयात उमर की, दो सवालों के साथ में हयात उमर। एक तो ये बात अभी जैसे हरकिशोर तिवारी ने कहा कि उन्होंने कहा 1 लाख लोगों के साथ हमने, अगर उन्होंने कहा कहीं दिखे नहीं तुम, तो कहीं हम लोगों की कमी है क्या कि आजकल मजदूरों की खबरें हम लोग नहीं दिखाते हैं, न खबरें लिखते हैं? ये भी कहीं कुछ हो गया क्या कि मीडिया को मजदूरों से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं, जो 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 पीड़ित लोग उनसे कोई मतलब नहीं? इसमें कोई गलत, मतलब इसमें अब कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों में तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, तमाम संगठनों का, जिसमें कि मजदूर संगठन भी है और मीडिया हाउसेस भी, उनका सबका चरित्र, उनकी सोच बदली है। अब उसकी अलग अलग वजहें, उसको पर कभी विस्तार से चर्चा हो जाएगी, लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात कि 8वां वेतन आयोग लागू, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, 10 साल बाद लागू होता है। सरकार ने भी अपनी ईमानदारी से, हाँ, इसके लिए धन्यवाद है कि सरकार ने ईमानदारी से 10 साल बाद अपना गठन कर दिया है। अब उसकी सिफारिशें क्या आती हैं, कैसी आती है, वाला सिस्टम, जैसे उनका शिकायतें हो, चीजें, ये शिकायतें और ये सब चीजें बनी रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये जो हमारे साथी ने उठाई कि प्राइवेटाइजेशन, एक तो निजीकरण, एक बड़ी चीज है, बड़ी चुनौती है सभी कर्मचारी संगठनों के लिए। जब पद ही नहीं रहेंगे, कर्मचारी ही नहीं रहेगा, तो 8वां वेतन आयोग क्या, 10वां वेतन आयोग क्या, 12वां वेतन आयोग क्या? पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन। और दूसरी बात ये कि जो ये आउटसोर्सिंग की प्रथा शुरू करी गई है, आज 4-5 विभाग, जैसे बिजली विभाग है, आपका स्वास्थ्य है, आपका रेलवे है, ये पूरा का पूरा आउटसोर्स से चल रहा है। ये बैकडोर से प्राइवेटेशन है, और ये कई चीजों को खा रहा है। ये आरक्षण को खा रहा है, ये कर्मचारियों के वेतन को खा रहा है, ये कर्मचारियों की भत्तों को, पेंशन को खा रहा है जी, और साथ साथ पूरे सामाजिक समीकरण को बदल रहा है। तो वेतन आयोग से महत्वपूर्ण बात यह मेरे तक कर्मचारी संगठनों के लिए जो निजीकरण है, उसको पूरी तरह से सरकार पर दबाव बना के निजीकरण को रोकना चाहिए, और जो खाली पड़े पद है पहले उनको भरा तो जाए। आप वेतन दोगे किसको? सेना तक में जब आपने अग्निवीर कर दिया है। बहुत शुक्रिया हयात उमर, अनिल उपाध्याय, हरिकिशोर तिवारी, प्रेम कुमार सिंह, वीपी मिश्रा साहब, खेमचंद शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात अपनी अंतिम टिप्पणी में वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर साहब ने कही कि पद तो भरो भाई, जब उन पे कर्मचारी नहीं रहेगा तो फिर 10वां दे दो, 12वां दे दो, 13वां दे दो, उससे क्या मतलब हुआ? और जो ये आउटसोर्सिंग है, ये आरक्षण को भी खा रही है, सामाजिक ताने बाने को भी बदल रही है, और कर्मचारी उसके हक और हकूक को भी मार रहे हैं। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। ट्रेड यूनियन का जो चरित्र बदला है वो अपने पुराने चरित्र में आए और वास्तव में इस पर रोक लगाए कि भाई आउटसोर्सिंग नहीं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।